हेलो दोस्तों, इससे पहले हमने सीआरपीसी के 300 क्वेश्चंस के अराउंड कर लिए हैं, एमसीक्यूज़ जो है कर लिए हैं। इसके अंदर हम 150 के अराउंड एमसीक्यूज़ करेंगे और ये हमारी सीआरपीसी के ऊपर लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद हम एविडेंस एक्ट के एमसीक्यूज़ करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट के अंदर क्या पूछ रहा है? इसके अंदर पूछ रहा है जो हमारा सीआरपीसी अमेंडेड एक्ट 2008 है, इसके अंदर 31/12/2009 से जो इफेक्ट के अंदर आया था। तो इसके अंदर क्लॉज WA के अंदर जो सेक्शन 2 के अंदर क्लॉज WA ऐड किया था, उसके अंदर जो विक्टिम को डिफाइन किया गया था, तो उसके अंदर और क्या इंक्लूड हुआ था? एज अ person who has suffered any loss or injury caused by reason of the act or omission for which the accused person has been charged includes। तो कौन सा पर्सन इसके अंदर इंक्लूड होगा? तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। इसके अंदर विक्टिम्स, गार्डियन और लीगल हेयर इसके अंदर इंक्लूड होंगे। उसके बाद जो सेक्शन 41A का क्लॉज 1 ऑफ सीआरपीसी है, जो कि सीआरपीसी के अमेंडेड है 2008 के अंदर ही ऐड हुआ था एंड अमेंडेड इन अगस्त 2010। जो 2010 के अंदर भी अमेंड हुआ था। जो पुलिस ऑफिसर है उसको नोटिस इशू करना होगा एलीज एक्यूज को ये डायरेक्शन देने के लिए कि उसने चाहे एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया हो, कि उसको अपीयर होना होगा उस जगह पे, उस पुलिस वाले के सामने या फिर उस जगह पे जहाँ पे भी वो पुलिस जो है डायरेक्शन देगी, जहाँ पे भी उसको अरेस्ट करने की जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं है। तो ये जो बात थी, ये प्रोविज़न ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 41 के अंदर बोली गई थी। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। फिर उसके बाद विद इन द मीनिंग ऑफ प्रोविज़न 41C क्लॉज 1 के जो सीआरपीसी के अंदर जो ऐड किया गया, सीआरपीसी अमेंडेड एक्ट 2008 के अंदर, तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट को पुलिस कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश करना होगा। कहाँ पे? तो हर एक पुलिस कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश होगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, बोथ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल के ऊपर। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल दोनों के ऊपर ही पीसीआर रूम एस्टेब्लिश करना होगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हैज़ विच कम अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। जो सीआरपीसी जो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आती है वो कैसी है? अनड्यूली रिजिड, अनड्यूली रिजिड नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है, ये अनड्यूली रिजिड नहीं है। और इसके अंदर रूम है कि ये स्पेशल लॉज को जगह देता है, प्रोसीजर्स को जगह देता है, और जो भी प्रेसिडेंट्स होते हैं उस स्पेशल लॉ के उनको जगह देता है। उसके बाद फिफ्थ के अंदर पूछता है कि विच इज ट्रू टू कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इनमें से कौन सी चीज़ ठीक है? तो इसके अंदर पूछ रहा है कि ये प्रोसीजरल लॉ है, ये सब्सटेंटिव लॉ है। तो इसके अंदर दोनों ही चीज़ें होती है, कहीं कहीं पे सब्सटेंटिव बात भी आ जाता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है ठीक है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। फिर विच क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस कमेंड अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। कौन सी क्लासिफिकेशन है जो सीआरपीसी के अंदर आती है? तो कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, सम्मन, केस वारंटेड, दो तीनों ही चीज़ें आती है। तो उसका ऑल ऑफ द अबव ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस गिवन इन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अंडर। तो जो क्लासिफिकेशन है जो ऑफेंसेस का, वो कौन से सेक्शन के अंदर दिया गया? ये हमें फर्स्ट शेड्यूल के अंदर दिया गया है सीआरपीसी के। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो हैं कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइन किए गए हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो हैं वो सेक्शन 2 के क्लॉज सी के अंदर डिफाइन किए थे। तो उसका ऑप्शन बी ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है इन कॉग्निजेबल ऑफेंस केसेस अंडर आईपीसी द पुलिस हैज़ द अथॉरिटी टू अरेस्ट द पर्सन विदाउट वारंट। जो कॉग्निजेबल केसेस होते हैं वहाँ पे पुलिस की अथॉरिटी के बारे में पूछ रहा है। तो पहले तो ठीक है कि उसके पास अथॉरिटी होती है कि उसको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात पूछ रहा है कि इन्वेस्टिगेशन कर सकता है बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के। तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। दोनों ही पावर होती है कॉग्निजेबल केसेस के अंदर पुलिस के पास। इन कॉग्निजेबल केस अंडर आईपीसी द पुलिस विल हैव पावर्स टू। कॉग्निजेबल केसेस के अंदर पूछा कि पुलिस के पास पावर होगी, पावर होगी किस चीज़ की? इन्वेस्टिगेट, एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, इन्वेस्टिगेट इंक्लूडिंग द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। तो इसके अंदर जो हमारा 10th है, इसका जो ऑप्शन बी है वो ठीक होगा, कि यहाँ पे उसके पास पावर होती है कि वो उसको अरेस्ट कर सकती है बिना, इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है और अरेस्ट भी कर सकती है बिना वारंट्स के। उसके बाद इसके अंदर पूछ रहा है, 12th के अंदर पूछ रहा है कि अ मजिस्ट्रेट हैज पावर टू डायरेक्ट द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट इनटू एन ऑफेंस इन आईपीसी अंडर सेक्शन। कौन से सेक्शन के अंदर जो है मजिस्ट्रेट डायरेक्शन दे सकता है पुलिस को कि वो मैटर को इन्वेस्टिगेट करे? तो सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 के अंदर ये पावर दी गई है। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है मजिस्ट्रेट हैज पावर अंडर सीआरपीसी टू डायरेक्ट द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट इनटू। किस चीज़ के लिए पुलिस मजिस्ट्रेट जो है डायरेक्शन दे सकता है पुलिस को, कौन से मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए? तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए भी दे सकता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए भी दे सकता है। तो इसका ऑप्शन डी ठीक है। इसका ऑप्शन सी गलत है। ए और बी दोनों ही ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी ठीक है, कि दोनों बातें ए और बी के अंदर सही बोली गई हैं। फिर 13 के अंदर पूछ रहा है कि इन अ नॉन कॉग्निजेबल केस अंडर आईपीसी द पुलिस हैज अथॉरिटी। की जो नॉन कॉग्निजेबल केसेस होंगे आईपीसी के अंदर, वहाँ पे पुलिस के पास अथॉरिटी होगी। क्या क्या ऑप्शन दे रहा है इसके अंदर? कि टू इन्वेस्टिगेट इनटू द ऑफेंस विदाउट ऑर्डर गिवन बाय मजिस्ट्रेट बट कैन नॉट अरेस्ट, ये गलत है इसका। टू इन्वेस्टिगेट इवन अरेस्ट द एक्यूज विदाउट वारंट, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात कर रहा है।
तो यहाँ पे ना ही उसके पास ये पावर होगी कि वो उसको बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अरेस्ट कर सके, ना ही उसको इन्वेस्टिगेट कर सके। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। फिर इसके अंदर पूछ रहा है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइंड है, तो ये सेक्शन 2 क्लॉज ए के अंदर डिफाइंड है। कॉग्निजेबल जो थे वो 2C के अंदर डिफाइंड थे, नॉन कॉग्निजेबल जो है 2A के अंदर डिफाइंड है। फिर 15 के अंदर पूछा है केस इन अ केस विच इंक्लूड्स ऑफेंसेस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस इज की जो कौन से केसेस होंगे जहाँ पे जो ऑफेंस कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस इंक्लूड होंगे। तो इसके अंदर जो हमारे कॉग्निजेबल केसेस होंगे इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। जो कॉग्निजेबल केसेस होंगे एज सच दैट इन्वेस्टिगेट ऑफ द केस डज नॉट रिक्वायर एनी सैंक्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट, जहाँ पे कोई भी सैंक्शन नहीं चाहिए होगा मजिस्ट्रेट का, सेक्शन 155 सब सेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी के अंडर। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है जो नॉन कॉग्निजेबल केसेस होंगे द एक्यूज कैन नॉट ऑब्जेक्ट टू, तो पूछ रहा है कि जो नॉन कॉग्निजेबल केसेस के अंदर एक्यूज के पास पावर होगी कि वो ऑब्जेक्ट कर सके। तो इसका ऑप्शन तीनों ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, उसके पास ये राइट नहीं होता है कि उसके पास कि वो ऑब्जेक्ट कर सके या इन्वेस्टिगेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर सके या फिर जो कोर्ट की परमिशन दी गई है उसको रोक सके या ऑब्जेक्ट लगा सके। उसका तो ऑप्शन डी ठीक है। उसके बाद पूछ रहे हैं अंडर द स्कीम ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज आर, जो स्कीम है यहाँ पे इसकी सीआरपीसी की, इसके अंदर जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज होते हैं वो कौन से ऑफेंसेज होते हैं, पब्लिक प्राइवेट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट नॉन ऑफ द अबव। तो जो नॉन कॉग्निजेबल केसेज होते हैं ये प्राइवेट रॉन्ग्स होते हैं। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। फिर पूछ रहे हैं मजिस्ट्रेट हैज़ द पावर टू डायरेक्ट द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस, की मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो पुलिस को डायरेक्शन दे सकती है कि इन्वेस्टिगेट करे ऑफेंस को कौन से लॉ के अंदर, आईपीसी के अंदर, किसी लोकल या स्पेशल लॉ के अंदर, या दोनों के अंदर ही, या फिर सिर्फ ए के अंदर और बी के अंदर नहीं। तो यहाँ पे वो दोनों के अंदर ही दे सकती है, आईपीसी के अंदर भी, किसी लोकल या स्पेशल लॉ के अंदर भी। लीव टू इन्वेस्टिगेट इनटू नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कैन बी ग्रांटेड बाय, जो लीव है इन्वेस्टिगेट करने की किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर, वो ग्रांट की जा सकती है किसके द्वारा, ये पूछ रहा है इसके अंदर। मजिस्ट्रेट इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, मजिस्ट्रेट इन एनी पार्ट ऑफ द स्टेट, मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिडिक्शन टू ट्राई द केस। तो जो जोन से भी मजिस्ट्रेट के पास ये जुरिडिक्शन है कि वो केस को ट्राई करे, तो वो ये लीव दे सकता है इन्वेस्टिगेट करने की। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है इन बेलेबल ऑफेंसेज द बेल इज ग्रांटेड एज अ मैटर ऑफ राइट, जो बेलेबल ऑफेंसेज होते हैं उसके अंदर बेल जो होती है वो एज अ मैटर ऑफ राइट मिलती है पुलिस ऑफिसर के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, या फिर दोनों के ही द्वारा। तो यहाँ पे आप किसी से भी एज अ मैटर ऑफ राइट ले सकते हो, पुलिस से भी ले सकते हो और कोर्ट से भी ले सकते हो। मतलब जहाँ पे भी आपकी चीज़ है वहाँ पे जाके आप एज अ मैटर ऑफ राइट बेलेबल ऑफेंस के लिए बेल ले सकते हो। इन बेलेबल ऑफेंस, जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं उसके अंदर पूछ रहा है कंडीशंस कैन बी इम्पोज बाई ग्रांटिंग बेल बाय द पुलिस ऑफिसर, की कंडीशन इम्पोज की जा सकती है। कंडीशन कैन बी इम्पोज बाई ग्रांटिंग बेल बाय द कोर्ट, कोर्ट करेगा तो कंडीशन इम्पोज की जा सकती है, या फिर कोई भी कंडीशन इम्पोज नहीं की जा सकती पुलिस के द्वारा या फिर कोर्ट के द्वारा बेलेबल ऑफेंस के अंदर। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है कि इस तरीके की कोई भी जो ऑब्लिगेशन है वो नहीं लगाई जा सकती बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर। फिर वारंट केस हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2X ऑफ सीआरपीसी एज अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म। अब यहाँ पे पूछा जो वारंट केस को डिफाइन किया गया है 2 सबसेक्शन X के अंदर, उसके बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन दे रहा है कि वहाँ पे कितने टाइम की सज़ा होगी, 3 साल से ऊपर की, 2 साल से ऊपर की, 1 साल से ऊपर की, 1 साल से ऊपर की लेकिन 2 साल से कम की। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या होता है कि अप टू 2 ईयर, मतलब एक्सीडिंग 2 ईयर्स जो है इसके अंदर सज़ा होती है। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है, एक्सीडिंग 2 ईयर्स वारंट केस के अंदर। फिर 23 के अंदर पूछ रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ सम्मन केस एंड वारंट केस, क्लासिफिकेशन के बारे में पूछ रहा है सम्मन केस और वारंट केस के। तो इज़ यूजफुल टू डिटरमाइन द ट्रायल प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड, तो हमें पता चलता है दोनों के प्रोसीजर जो है अलग अलग हैं। इज़ यूजफुल टू डिटरमाइन द इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर टू बी रजिस्टर्ड, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के अंदर इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर सेम ही चलते हैं। इज़ यूजफुल टू डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ द इशुएंस ऑफ द प्रोसेस टू द एक्यूज, ये ठीक है कि कौन सा प्रोसेस इशू करना है एक्यूज को, ये पता चलता है। तो इसका मतलब इसका ए और सी दोनों ही करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन डी ठीक है। फिर पूछ रहा है कंप्लेंट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज डी ऑफ सीआरपीसी, तो ये जो कंप्लेंट दी गई है इस सेक्शन के अंदर उसके बारे में पूछ रहा है सीआरपीसी के, ये क्या होगी, राइटिंग में होनी चाहिए, ऑरल होनी चाहिए, राइटिंग या ऑरल दोनों में हो सकती है, या फिर गेस्चर के द्वारा हो सकती है। तो ये दोनों के अंदर हो सकती है, राइटिंग में भी हो सकती है और ऑरल भी हो सकती है। फिर पूछ रहा है कंप्लेंट एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 2D ऑफ सीआरपीसी, कंप्लेंट के बारे में पूछ रहा है जो कि सेक्शन 2D के अंदर दी गई है। कैन बी
कैन बी टू अ पुलिस ऑफिसर, कैन बी टू अ मजिस्ट्रेट, बोथ ए एंड बी, मस्ट नेसेसरली बी टू मजिस्ट्रेट ओनली। तो कंप्लेंट जो होती है वो नेसेसरली किसको होती है, मजिस्ट्रेट को ही होती है, सिर्फ जो सेक्शन 2D में एक्सप्लेन की गई है सेक्शन 200 के अंडर। फिर कंप्लेंट में रिलेट टू, कंप्लेंट जो है वो किस चीज़ से रिलेट हो सकती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो इसके अंदर ऑप्शन सी ठीक है कि कॉग्निजेबल से भी हो सकती है, नॉन कॉग्निजेबल से भी हो सकती है। तो इसके दोनों ही ऑप्शन जो है ए और बी दोनों ही ठीक है। फिर पूछ रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 2H ऑफ CRPC विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग जो कि सेक्शन 2H के अंदर दे रखा है, इनमें से कौन सा गलत होगा। इन्वेस्टिगेशन कैन बी कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर, ये ठीक है। इन्वेस्टिगेशन कैन बी कंडक्टेड बाय एनी पर्सन सो ऑथराइज्ड बाय द मजिस्ट्रेट, ये ठीक है। इन्वेस्टिगेशन कैन बी कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट हिमसेल्फ, तो इसका ये जो ऑप्शन सी है ये गलत होगा, मजिस्ट्रेट खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। फिर पूछ रहा है कि व्हेन अ कंप्लेंट इज प्रेजेंटेड टू अ मजिस्ट्रेट एंड द मजिस्ट्रेट प्रोसीड्स टू एग्जामिन द कंप्लेंट एंड द विटनेसेस, कि भाई जब कंप्लेंट की गई मजिस्ट्रेट के सामने और मजिस्ट्रेट जो है उसने प्रोसीड किया एग्जामिन करना कंप्लेनेंट को और विटनेस को, तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा। द मजिस्ट्रेट इज कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट नहीं कर रहा वो, मजिस्ट्रेट इज कंडक्टिंग एन इंक्वायरी, ये ठीक है। मजिस्ट्रेट इज कंडक्टिंग अ ट्रायल, ये भी ठीक है। दोनों चीज़ें हो रही है क्योंकि ट्रायल के अंदर ही इंक्वायरी आ जाती है, तो यहाँ पे वो दोनों चीज़ें कर रहा है। तो बोथ ए एंड बी आर, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, तो इसका ऑप्शन डी ठीक होगा। फिर पूछ रहा है द वर्ड मजिस्ट्रेट मेंशन इन सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 ऑफ CRPC मीन, जो ये जो जब 156(3) पढ़ते हैं हम CRPC का, तो उसके अंदर जो मजिस्ट्रेट वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, इधर ए बी और सी। तो यहाँ पे ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट को रेफर कर रहा है, ये स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को रेफर नहीं कर रहा। MM has the power to pass sentence as provided under section 29 of CRPC, की MM के पास, अब MM की पावर पूछ रहा है कितने टाइम तक की जो वो सेंटेंस है उसके पास कितनी पावर आएगी, कितने टाइम तक के सेंटेंस को वो पास कर सकता है। तो ये जो होता है 3 साल से ऊपर और जो 10,000 पे तक का फाइन होता है वही लगा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी ठीक है। इसके अंदर दिया गया है कि इम्प्रीजमेंट दे सकता है 3 साल से ज़्यादा की नहीं, और 10,000 पे तक का फाइन लगा सकता है। फिर MM के बारे में पूछ रहा है कैन बी अवॉर्ड सेंटेंस ऑफ इम्प्रीजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। तो जो पेमेंट ऑफ फाइन के डिफॉल्ट के अंदर वो कितने टाइम की सज़ा दे सकता है, तो वो 1/4 दे सकता है जितना भी उसके अंदर इम्प्रीजमेंट होता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन डी ठीक है। यहाँ पे दिया गया 1/4 के बारे में कि नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ द इम्प्रीजमेंट विच हैज़ टू कम्पिटेंट टू इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लिक्ट एज अ सब्सटेंशियल सेंटेंस, सब्सटांटिव सेंटेंस। फिर पूछ रहा है द इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, जो इम्प्रिजमेंट होगी फाइन के डिफॉल्ट के अंदर, शेल बी एडिशन टू सब्सटांटिव सेंटेंस, जो सब्सटांटिव सेंटेंस हुआ है उसके एडिशन के अंदर होगी और मैक्सिमम अवॉर्डेड होगी सेक्शन 29 के बिना किसी स्पेसिफिक ऑर्डर के। तो इसका ऑप्शन ए ही ठीक है जो इसने बोला है इसके अंदर कि वो एडिशन के अंदर होगी सेक्शन 29 के हिसाब से। फिर पूछ रहा है इन केस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस ऑन कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेज एट वन ट्रायल बाय MM, की भाई जहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस दिए जाते हैं कन्विक्शन के लिए बहुत सारे ऑफेंसेस के लिए एक ही ट्रायल के अंदर MM के द्वारा द एग्रीगेट पनिशमेंट, तो यहाँ पे जो टोटल पनिशमेंट होगी सबको मिला के उसके बारे में पूछ रहा है, तो वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए 2 गुना से ज़्यादा जितनी वो पनिशमेंट है, मतलब जितनी पनिशमेंट देने के लिए मजिस्ट्रेट जो होता है वो कम्पिटेंट होता है। तो इसका ऑप्शन ए ही ठीक है कि जो वो टोटल सज़ा देगा चाहे वो कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस दिए जा रहे हैं एक से ज़्यादा उसके लिए, तो जितनी पावर होगी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास सज़ा देने की उससे वो ट्वाइस नहीं होगा। उसके बाद 34 के अंदर पूछ रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर। क्लासिफिकेशन पूछ रहा है कि कौन से सेक्शन के अंदर दिया गया है, तो ये क्लासिफिकेशन हमें सेक्शन 320 ऑफ CRPC के अंदर दिया गया है कि कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं। फिर 35 के अंदर पूछ रहा है ऑफेंस अदर देन दोज मेंशन इन सेक्शन 320 ऑफ CRPC आर, जो 320 के अंदर जो दिए गए हैं ऑफेंसेस उसके अलावा जो ऑफेंसेस होते हैं वो ऑफेंसेस कौन से ऑफेंसेस होते हैं, तो वो सारे के सारे ऑफेंसेस नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं। 320 के अंदर कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल बता रखे हैं, इसके अलावा जितने ऑफेंसेस होते हैं वो सारे कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। उसके बाद पूछ रहे हैं अरेस्ट का मतलब क्या होता है। अरेस्ट का मतलब पूछ रहा है कि एवरी कंपल्शन और फिजिकल रिस्ट्रेन नहीं, ये अरेस्ट नहीं होता। टोटल रिस्ट्रेन एंड कंप्लीट डिप्रीवेशन ऑफ लिबर्टी, तो इसका ऑप्शन
बी ठीक है। अरेस्ट का मतलब क्या होता है कि हम उसको पूरी तरीके से रिस्ट्रेन कर देते हैं और उसको पूरी तरीके से डिप्राइव कर देते हैं उसकी लिबर्टी से, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। फिर पूछ रहा है वारंट ऑफ अरेस्ट इज अ कमांड, कि जो वारंट ऑफ अरेस्ट होती है वो कमांड होता है, तो वो जो होता है वो किस तरीके से होना चाहिए वारंट ऑफ अरेस्ट। मस्ट बी अ राइटिंग ऑर्डर, ये ठीक है। साइन सील एंड इशूड बाय मजिस्ट्रेट, ये भी ठीक है। एड्रेस टू पुलिस ऑफिसर, ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें एक अरेस्ट वारंट के अंदर होनी चाहिए। फिर 38 के अंदर पूछ रहा है पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट, कि एक व्यक्ति को हम बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, कब? फॉर सिक्योरिंग अटेंडेंस, ठीक है, एज अ प्रिवेंटिव और प्रिकॉशनरी मेजर, ठीक है, फॉर ऑब्टेनिंग करेक्ट नेम एंड एड्रेस, ये भी ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी ठीक है 38 का। फिर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा ठीक है? मजिस्ट्रेट कैन नॉट अरेस्ट अ पर्सन, की मजिस्ट्रेट जो है वो किसी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर सकता, तो वो कर सकता होता है। प्राइवेट पर्सन कैन नॉट अरेस्ट अ पर्सन, ये भी कर सकता है। पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट अ पर्सन, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। यहाँ पे बोल रहे कैन नॉट, तो मतलब वो कर सकता है। यहाँ पूछ रहे प्राइवेट पर्सन कैन नॉट, वो भी कर सकता है। पुलिस ऑफिसर जो है वो भी कर सकता है, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। फिर पूछ रहे इट इज़ मैंडेटरी फॉर पुलिस ऑफिसर टू इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड, जो मतलब ये पुलिस ऑफिसर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इन्फॉर्म करने के लिए जिस भी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उसको किस ग्राउंड के ऊपर अरेस्ट किया गया और उसके राइट, बेल के राइट के बारे में, तो ये कौन से मतलब कि वो नॉन अवेलेबल है, तो ये कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है, मतलब कौन से सेक्शन में दिया गया है, तो ये बात हमें सेक्शन 50 ऑफ सीआरपीसी के अंदर दी गई है, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि अब पुलिस ऑफिसर अरेस्टिंग अ पर्सन मे कैरी आउट द पर्सनल सर्च ऑफ द पर्सन अरेस्टेड एज प्रोवाइडेड, कि जो पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर रहा है वो उसको पर्सनल सर्च कर सकता है जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है, ये कौन से सेक्शन के अंदर दिया गया है, ये बात हमें सेक्शन 51 ऑफ सीआरपीसी के अंदर दी गई है उसकी इन्वेस्टिगेशन मतलब उसके सर्च के बारे में। फिर पूछ रहा है सेक्शन 54 ऑफ सीआरपीसी प्रोवाइडेड फॉर, सेक्शन 54 जो है सीआरपीसी का वो किस बारे में बात करता है, तो वो मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बात करता है। किसके मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बात करता है? एक्यूज के मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बात करता है, जहाँ पे एक्यूज उस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन और एक्यूज एट द रिक्वेस्ट ऑफ द एक्यूज, जहाँ पे एक्यूज उसके लिए रिक्वेस्ट करेगा। उसके बाद पूछता है कि इन इट इज़ मैंडेटरी टू प्रोड्यूस द पर्सन अरेस्टेड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ द अरेस्ट अंडर, तो 24 घंटे के सामने मजिस्ट्रेट के सामने हमें जो एक्यूज होता है उसको प्रोड्यूस करना होता है, ये कौन से सेक्शन के अंदर दिया गया है, ये बात हमें सेक्शन 57 ऑफ सीआरपीसी के अंदर दी गई है कि उसको 24 आवर्स के अंदर प्रोड्यूस करना होता है। फिर पूछता है प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82 ऑफ सीआरपीसी कैन बी इशूड अगेंस्ट अ पर्सन अगेंस्ट हुम अ वारंट हैज बीन इशूड, द प्रोक्लेमेशन कैन बी इशूड अगेंस्ट, प्रोक्लेमेशन पूछ रहा है कि ये जो घोषणा की जाती है कि ये व्यक्ति भगोड़ा है सेक्शन 82 के अंदर, ये कब की जाती है, किस हिसाब से की जाती है, मतलब किसके अगेंस्ट की जा सकती है उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये एक्यूज ऑफेंडर के लिए भी की जा सकती है, श्योरिटी के लिए भी की जा सकती है, विटनेस के लिए भी की जा सकती है, तो इसका ऑप्शन डी ठीक है कि हम प्रोक्लेमेशन इशू करवा सकते हैं, मतलब कोर्ट प्रोक्लेमेशन इशू कर सकता है। फिर सेक्शन 45 के अंदर पूछ रहा है प्रोक्लेमेशन रिक्वायरिंग अ पर्सन टू अपीयर मस्ट बी पब्लिश गिविंग, तो ये जो प्रोक्लेमेशन होगी ये जो पब्लिश होगी इसके अंदर टाइम पूछ रहा है कितने टाइम के लिए होगी, मतलब कितने टाइम का मिनिमम पीरियड होगा उसके लिए पूछ रहा है, तो इसके अंदर ये 30 दिन से कम नहीं होगी जो भी पर्सन कंसर्न होगा उसके लिए, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। फिर पूछ रहा है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन अब्सकॉन्डिंग, की जो व्यक्ति भाग रहा है उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके अटैच करने के बारे में पूछ रहा है, उसके अंदर सेक्शन पूछ रहा है कि कौन सा होगा, तो यहाँ पे हमारे पास सेक्शन 82 होता है। पहले पूछ रहा है कैन ओनली बी इशूड आफ्टर पब्लिकेशन, कैन बी इशूड अंडर बिफोर पब्लिकेशन, कैन बी इशूड साइमल्टेनियसली विद द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन, तो ये साथ साथ ही हम कर सकते हैं, जब हम प्रोक्लेमेशन इशू कर रहे हैं उसी के साथ में हम अटैचमेंट की बात कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। फिर पूछ रहा है पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन टू द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, की जो ऑब्जेक्शन हमें लगाना है उसके जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है उसके बारे में पूछ रहा है किसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, तो इसके अंदर ऑप्शंस देता है जो कि सेक्शन 83 के अंदर अटैच हुई है किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो कि प्रोक्लेम्ड पर्सन है, जो सेक्शन 84 के अंदर दी गई है, तो कितनी पीरियड ऑफ लिमिटेशन है जिसके अंदर ऑब्जेक्शन लगाई जा सकती है, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्शन जो होती है विद इन 6 मंथ्स ऑफ अटैचमेंट लगाई जा सकती है, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। उसके बाद पूछता है कि जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है फाइलिंग के लिए, सूट को फाइल करने के लिए, अपना अपना राइट को एस्टेब्लिश करने के लिए, जो प्रॉपर्टी एस्टेब्लिश हुई है उसके लिए बाय अ पर्सन अदर देन द पर्सन प्रोक्लेम, उस व्यक्ति के द्वारा जो कि प्रोक्लेम पर्सन है उसके अलावा कोई और जो पर्सन है वो हैज फाइल्ड क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट इज, तो उसके लिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन पूछ रहा है कितनी पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, तो वो लिमिटेशन जो होती है वो 1 ईयर की होती है जिस दिन से उस क्लेम को डिसअलाउ किया जाता है, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है 48 का।
फिर पूछ रहा है कि इफ द पर्सन प्रोक्लेम्ड अपीयर्स विद इन द पीरियड ऑफ स्पेसिफाइड इन प्रोक्लेमेशन द प्रॉपर्टी, अब वो व्यक्ति जो है जितना पीरियड ऑफ लिमिटेशन है उसके अंदर जो है अपीयर हो जाता है, तो ऐसे में क्या होगा, तो उस व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी अटैचमेंट से, तो उसका ऑप्शन बी ठीक है। फिर पूछ रहा है इफ द प्रोक्लेम पर्सन डज नॉट अपीयर विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन, अब वो जितना टाइम प्रिस्क्राइब था उसके अंदर अपीयर नहीं होता, तो वहाँ पे क्या होगा, तो उसको बेचा नहीं जाएगा जब तक कि 6 महीने ना बीत जाए अटैचमेंट की डेट से, और उसको बेचा नहीं जाएगा जब तक कि कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आता था सेक्शन 84 के अंदर, मतलब जो ऑब्जेक्शन आया था उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर दिया जाता, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। जो ए में बात बोली गई, बी में बोली गई, दोनों ही बातें ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। फिर पूछ रहा है प्रोक्लेम पर्सन हुज प्रॉपर्टी हैज बीन अटैच कैन क्लेम द प्रॉपर्टी और द सेल प्रोसीड्स ऑन अपीयरेंस, की जो एक प्रोक्लेम पर्सन है जिसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है वो अपनी प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकता है या फिर सेल प्रोसीड्स को क्लेम कर सकता है अपनी अपीयरेंस देने के ऊपर, कितने टाइम के अंदर, विद इन 2 years ऑफ अटैचमेंट। उसके बाद पूछ रहा है 52 के अंदर एन अरेस्टेड पर्सन हैज राइट टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस द कंसल्टेशन विद द लॉयर, तो यहाँ पे जो उसकी राइट के बारे में बता रहा है कि उसके पास एक जो व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया गया उसके पास ये राइट है कि वो अपने लीगल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट कर सके, उसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे मे नॉट बी इन द प्रेजेंस ऑफ द पुलिस ऑफिसर, ये गलत है, मे बी इन द प्रेजेंस ऑफ द पुलिस ऑफिसर बट नॉट विद इन हिज हियरिंग, मे बी इन द प्रेजेंस ऑफ द पुलिस ऑफिसर एंड विद इन हिज हियरिंग, तो यहाँ पे जो भी ये था मे बी नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ द पुलिस ऑफिसर, मे बी इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर बट नॉट विद इन हिज हियरिंग, तो इसके अंदर ये दोनों ठीक है, अकेला दोनों में से कोई ठीक नहीं है, दोनों ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए एंड बी आर बोथ करेक्ट 52 के अंदर। फिर हम आते हैं नेक्स्ट के ऊपर, इसके अंदर पूछता है कि a search warrant is written authority given to police officer or any other person for the search of any place, की जो सर्च वारंट के बारे में पूछ रहे हैं कि सर्च वारंट का मतलब क्या होता है, तो सर्च वारंट क्या होता है कि जो ये जो पुलिस की अथॉरिटी दी जा रही है किसी प्लेस को सर्च करने के लिए, ये जनरली हो सकती है या फिर किसी स्पेसिफाइड थिंग्स के लिए या स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स के लिए हो सकती है, तो ये सेक्शंस के अंदर अलग से दे रखी है, जब हम 90 से आगे के सेक्शंस को देखते हैं सीआरपीसी के वहाँ पे, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। सेक्शन 91 ऑफ सीआरपीसी डज नॉट अप्लाई टू, यहाँ पे पूछ रहा है कि सेक्शन 91 जो है वो किसके ऊपर अप्लाई नहीं होता, तो वो एक्यूज्ड के ऊपर अप्लाई नहीं होता। द इशुएंस ऑफ समन टू अ पर्सन इज प्रोड्यूस्ड अ डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 91 ऑफ सीआरपीसी इज, जो इशू किए जाते हैं सम्मन किसी व्यक्ति को कि वो डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करे सेक्शन 91 ऑफ सीआरपीसी के अंदर, उसके बारे में पूछ रहा है ये, तो वो क्या होते हैं, डिस्क्रिशनरी होता है, इसका ऑप्शन सी ठीक है। जो सम्मन इशू होते हैं मजिस्ट्रेट के द्वारा तो वो डिस्क्रिशनरी होते हैं। फिर अंडर सेक्शन 91 ऑफ सीआरपीसी अ पर्सन हु इज सम्मन टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट ऑफ अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट, की पूछ रहा है कि जो सम्मन इशू किए जा रहे हैं किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए सेक्शन 91 के अंदर, यहाँ पे जो जो विटनेस होगा, मतलब जो व्यक्ति को बुला रहा होगा, वो अपने आप में कोई विटनेस नहीं बनता और उसको हम क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकते, तो ये बात लिखी गई है ऑप्शन बी के अंदर, इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। A person who is required merely to produce document thing under section 91 of CRPC, जो व्यक्ति को बुलाया गया है सिर्फ डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए सेक्शन 91 के अंदर, वो खुद भी आ सकता है, पर्सनली भी आ सकता है या फिर किसी के द्वारा भी उसको भेज सकता है, तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा कि आइदर अटेंड पर्सनली और कॉज अ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस इन द कोर्ट, कि भाई उसको तो मेनली क्या करना है, वो डॉक्यूमेंट जो है कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस कराने हैं, तो वो खुद आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर पूछते हैं सेक्शन 92 ऑफ सीआरपीसी लेज डाउन द प्रोसीजर फॉर, अब सेक्शन 92 के बारे में पूछ रहा है कि वो किस चीज़ का प्रोसीजर दे रहा है, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इन द कस्टडी ऑफ पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी, तो इसका ऑप्शन ए ही ठीक है कि पोस्टल अथॉरिटी या टेलीग्राफ अथॉरिटी के पास कोई जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी प्रोडक्शन की बात कर रहा है, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। उसके बाद पूछता है where a person summoned to produce a document under section 91 of CRPC fails to attend personally or causes the document things produced in the court against such person, कि भाई उसको जो बोला गया था वो फेल हो जाता है उसको पर्सनली प्रोड्यूस करने के लिए या फिर किसी और के द्वारा प्रोड्यूस करने के लिए, तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि अ सर्च वारंट कैन बी इशूड, कर सकते हैं हम सर्च वारंट इशू, अ प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंस अंडर सेक्शन 175 आईपीसी कैन बी लॉन्च, उसके अगेंस्ट 175 की प्रोसीडिंग चला सकते हैं आईपीसी की, मतलब कि उसने ये ऑफेंस कमिट किया है, तो इसका ऑप्शन बी एंड ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, तो इसका ऑप्शन डी ठीक है। फिर पूछ रहा है कि इन प्रोसिक्यूशन
for offence punishable under section 175 of IPC for non-compliance disobedience of summon issue under section 91 of CRPC, जो भी हमने पढ़ा उसी के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो एक्यूज है वो क्या डिफेंस ले सकता है? तो एक्यूज यहाँ पे क्या होता है कि वो डिफेंस ले सकता है कि जो डॉक्यूमेंट है या जो थिंग ऑर्डर की गई थी वो नेसेसरी नहीं है या फिर डिज़ायरेबल नहीं है इन्वेस्टिगेशन के अंदर, इंक्वायरी के अंदर या ट्रायल के अंदर। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो ठीक है, यहाँ पे ये बात लिखी गई है। फिर पूछता है हु अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट कॉम्पिटेंट अंडर सेक्शन 92 ऑफ सीआरपीसी। कौन में से कॉम्पिटेंट नहीं है 92 के अंदर कि वो पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी से बोले कि वो उन डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे कौन कॉम्पिटेंट नहीं होता? ऑप्शन बी जो है इसका ठीक है। फिर पूछे द वर्ड इंस्पेक्शन यूज इन सेक्शन 93 1 सब सेक्शन सी सीआरपीसी रेफर टू। जो ये इसके अंदर इंस्पेक्शन वर्ड है वो किस चीज़ को रेफर कर रहा है? तो वो रेफर करता है लोकेलिटी एंड प्लेस को। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। फिर पूछ रहा है अ सर्च वारंट कैन बी इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ प्लेस, कि जो सर्च वारंट है वो किसी प्लेस के लिए इशू हो सकता है, किसी प्लेस के रिगार्डिंग इशू हो सकता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? तो यूज फॉर डिपॉजिट एंड सेल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी ये ठीक होगा। यूज फॉर डिपॉजिट सेल प्रोडक्शन ऑफ काउंटरफिट कॉइन करेंसी नोट्स एंड स्टाम्प्स, इसके लिए भी कर सकते हैं सर्च वारंट इशू। यूज फॉर डिपॉजिट सेल एंड प्रोडक्शन ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट फॉल्स सील्स। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन डी ठीक है। इसके अंदर सभी ऑप्शन जो है वो सही दिए गए हैं। Under section 95 of CRPC, certain publication can be forfeited and search warrant can be issued for the same. In this context, the propositions are कि जो section 95 of CRPC के अंदर publication को forfeit करने की बात कर रहा है, जिसके अगेंस्ट वारंट इशू हुए हैं, मतलब जिसके अगेंस्ट वारंट भी इशू किए जा सकते हैं, तो उसके बारे में पूछ रहा है ये। तो यहाँ पे अब न्यूज़पेपर कैन नॉट बी फॉरफिटेड एंड सर्च वारंट कैन नॉट बी इशूड फॉर द सेम एज इट वुड बी वायलेट, नहीं ये ठीक नहीं है। फिर अ बुक कैन बी फॉरफिटेड एंड सर्च वारंट कैन बी इशूड फॉर द सेम, ये ठीक है। अ डॉक्यूमेंट कैन बी फॉरफिटेड एंड सर्च वारंट कैन बी इशूड फॉर द सेम, ये भी ठीक है। तो इसके अंदर बी और सी ठीक है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन सी ठीक है, जहाँ पे बी एंड सी को हमने सही बोला है। उसके बाद पूछता है 65 के अंदर कि सेक्शन 87 ऑफ सीआरपीसी अथोराइजेज इशुएंस ऑफ वारंट, कि सेक्शन 87 जो अथोराइज कर रहा है वारंट को इशू करने के लिए किस चीज़ के लिए? तो यहाँ पे इन ल्यू ऑफ सम्मन ये ठीक है, इन एडिशन टू सम्मन ये ठीक है। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, कि वो किए जा सकते हैं, जो वो इशू कर रहा है किस चीज़ के लिए इशू किया जा सकते हैं, सम्मन के बदले भी किए जा सकते हैं या सम्मन इशू होने के बाद भी किए जा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। उसके बाद पूछता है 66 के अंदर A declaration of forfeiture under section 95 of CRPC can be set aside by, जो डिक्लेरेशन की गई है 95 के अंदर फॉरफीचर करने की, वो सेट असाइड की जा सकती है किसके द्वारा? तो यहाँ पे वो सेट असाइड की जा सकती है सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के द्वारा। तो इसका ऑप्शन डी ठीक है। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर द एप्लीकेशन टू सेट असाइड द डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर हैज़ बीन प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे पीरियड ऑफ लिमिटेशन की बात कर रहा है जिसको सेट असाइड करना है। तो यहाँ पे ये जो है कौन से सेक्शन के अंदर दिया गया, ये बात जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है सेक्शन 96 के अंदर दी गई है। फिर 68 के अंदर पूछता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अ सर्च कैन बी कंडक्टेड विदाउट वारंट बाय, जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो सर्च है वो की जा सकती है बिना वारंट के। तो वो सर्च होती है बिना वारंट के, किसके द्वारा की जा सकती है? इन्वेस्टिगेटिंग आईओ जो होता है उसके द्वारा की जा सकती है। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। फिर सर्च विदाउट वारंट कैन बी कंडक्टेड अंडर सेक्शन 103 ऑफ सीआरपीसी, की बिना वारंट के सर्च की जा सकती है सेक्शन 103 के अंदर सीआरपीसी के। तो उसके बारे में पूछ रहा है इन प्रेजेंस ऑफ द मजिस्ट्रेट, जब मजिस्ट्रेट प्रेजेंस हो, हु इज कॉम्पिटेंट टू इशू सर्च वारंट, जो कि कॉम्पिटेंट हो वारंट को इशू करने के लिए सर्च वारंट को किसी भी प्लेस के। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है, कि मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में किया जा सकता है और वो मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट होना चाहिए सर्च वारंट इशू करने के लिए। फिर पूछ रहा है सर्च वारंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ प्लेस, की किसी प्लेस के रिस्पेक्ट में सर्च वारंट की बात कर रहा है। तो पूछता है कि इंक्लूड सर्च ऑफ अ पर्सन इन प्रेजेंट इन और इन अबाउट दैट प्लेस, डज नॉट इंक्लूड सर्च ऑफ द पर्सन इन और अबाउट दैट प्लेस,
इंक्लूड सर्च ऑफ अ पर्सन इन और अबाउट दैट प्लेस ओनली इफ सच पर्सन इज सस्पेक्टेड ऑफ कंसीलिंग अबाउट हिज प्रेजेंस इन एनी आर्टिकल फॉर विच सर्च इज बीइंग मेड, या फिर इनमें से कोई भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सी ठीक है कि इंक्लूड सर्च ऑफ अ पर्सन इन अबाउट दैट प्लेस ओनली इफ सच पर्सन इज सस्पेक्टेड ऑफ कंसीलिंग अबाउट हिज प्रेजेंस इन एनी आर्टिकल फॉर विच सर्च इज बीइंग मेड। फिर 71 के अंदर पूछ रहा है ज्वाइनिंग ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट एंड रिस्पेक्टेबल इनहैबिटेंट्स ऑफ द लोकेलिटी इन विच द प्लेस इज टू बी सर्च इज मैंडेट अंडर। तो ये कौन से सेक्शन के अंदर मैंडेट है उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये जो चीज़ है ये सेक्शन 100 सबसेक्शन 4 के अंदर मैंडेट है, तो इसका ऑप्शन डी ठीक है। फिर 72 के अंदर पूछता है कि where a magistrate not empowered by law to issue a search warrant for a place suspected to contain stolen property erroneously issue a search warrant, कि भाई जहाँ पे उसके पास वो empowered नहीं था लॉ के हिसाब से वारंट इशू करने के लिए, सर्च वारंट इशू करने के लिए, और एररनेसली वो वारंट इशू कर देता है, तो वहाँ पे क्या होगा, सर्च प्रोसीडिंग शेल बी वाइड एंड लाइबल टू बी सेट असाइड। ये बात सही है कि भाई वो वाइड हो जाएगी और सेट असाइड करने के लिए लाइबल होगी। सर्च प्रोसीडिंग शेल नॉट बी वाइड, ये गलत है, इसके अपोजिट बोल रहे हैं। द सर्च प्रोसीडिंग शेल बी सेट असाइड ओनली इफ चैलेंज बाय अ पर्सन एग्रीड बाय द सर्च, और वो तभी होगी जब वो जो भी एग्रीव व्यक्ति है जो ग्रस्त है उससे, वो उसको चैलेंज करता है। तो इसका मतलब इसका ए भी ठीक था, इसका सी भी ठीक था, इसका ऑप्शन डी जो है वो ठीक है। फिर पूछता है कि सेक्शन 93 सबसेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी प्रोवाइडेड नो मजिस्ट्रेट अदर देन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल इशू वारंट ऑफ सर्च फॉर अ डॉक्यूमेंट, पार्सल और द अदर थिंग इन द कस्टडी ऑफ पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी इफ एनी मजिस्ट्रेट नोट सो स्पेसिफाइड इशू सर्च वारंट, कि अगर इस तरीके से अगर कोई मजिस्ट्रेट जो कि इसके लिए स्पेसिफाइड नहीं था और वो इस तरीके का वारंट को इशू कर देता है, तो वहाँ पे क्या होगा, द सर्च प्रोसीडिंग शैल बी वाइड। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है कि वहाँ पे जो सर्च प्रोसीडिंग होगी वो क्या होगी, वाइड होगी। फिर पूछता है इन अ नॉन कॉग्निजेबल केस व्हेन अ मजिस्ट्रेट ऑर्डर द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट इन दैट it will be at par with the cognizable offense case and the police will have all the powers in respect of investigation, कि वहाँ पे पुलिस के पास सभी इन्वेस्टिगेशन होगी, पावर्स होंगी इन्वेस्टिगेट करने की, लेकिन कौन सी पावर नहीं होगी, एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, कि बिना वारंट के वो अरेस्ट नहीं कर पाएगा यहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। फिर सेक्शन 39 ऑफ एंड सेक्शन 40 ऑफ सीआरपीसी मेक इट मैंडेटरी टू गिव इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कमीशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, सच इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू। तो ये इन्फॉर्मेशन किसको दी जाएगी, 39 और सेक्शन 40 के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो ये इन्फॉर्मेशन मजिस्ट्रेट को भी दी जा सकती है और पुलिस ऑफिसर को भी दी जा सकती है। When the police register a case regard commission of a cognizable offence, the registration of the case is under, तो कौन से सेक्शन के अंदर वो केस की रजिस्ट्रेशन होगी, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है, वो सेक्शन 154 के अंदर होगी। फिर आते हैं हम सेक्शन 77 क्वेश्चन नंबर के अंदर। यूजली अ कॉपी ऑफ एफआईआर इज फाइल्ड विद द मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिसडिक्शन टू द कॉग्निजेंस बाय द पुलिस ऑफिसर कंप्लायंस टू। एफआईआर की कॉपी के बारे में पूछ रहा है कि मजिस्ट्रेट के सामने उसको सबमिट किया जाता है पुलिस ऑफिसर के द्वारा कौन से सेक्शन को कंप्लाइंस करते हुए, तो सेक्शन 157 की कंप्लाइंस करते हुए कॉपी दी जाती है, इसका ऑप्शन बी ठीक है। फिर पूछ रहा है डिले इन डिस्पैचिंग द एफआईआर टू मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 157 ऑफ सीआरपीसी, अगर इसके अंदर कोई डिले हो जाता है तो उसके बारे में पूछ रहा है। शैल ऑलवेज थ्रो आउट टू द प्रोसिक्यूशन केस इन द एटर्निटी, ऐसा नहीं होगा। शैल नेवर बी circumstance providing legitimate basis for suspecting FIR। फिर पूछ रहा है may or may not be a circumstance providing the legitimate basis for suspecting the FIR depending on the facts and circumstances brought on record, तो इसका ऑप्शन जो है हमारा सी ठीक होगा, may or may not be a circumstance। फिर पूछ रहा है वेयर द एफआईआर डिस्क्लोजेस प्राइम ऑफ एसआई कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, कि भाई देखने में जो है वो दिखा रहा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, और जो है एफआईआर को भेजने में देरी हो गई है मजिस्ट्रेट के पास 157 के अंदर, तो उसके अंदर क्या होगा, द इन्वेस्टिगेशन मस्ट गो ऑन, इतनी सी बात है इसके अंदर, सिर्फ इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी। द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर The investigating police officer in a case has power to require attendance of a person acquainted with the facts and circumstances of the case under, तो कौन सी सेक्शन के अंदर वो बुला सकता है, जो आईओ है जिसके पास पावर है कि वो अटेंडेंस के लिए बुला सकता है जो भी पर्सन एक्वेंटेड है फैक्ट्स से और सर्कमस्टांसिस से। तो ये जो पावर है ये कौन से सेक्शन के अंदर दी गई है, ये सेक्शन 160 के अंदर दी गई है।
फिर पूछ रहा था पावर टू डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी कैन बी एक्सरसाइज। कौन एक्सरसाइज कर सकता है ये पावर? तो ये पावर सिर्फ और सिर्फ कौन एक्सरसाइज कर सकता है? मजिस्ट्रेट ही कर सकता है। 156 सबसेक्शन 3 के अंदर डायरेक्शन देने की कि इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन की जाए। सेक्शन 156(2) ऑफ सीआरपीसी टेक्स केयर एंड क्योर्स की टेक केयर करता है और क्योर करता है किस चीज़ को? जो 156(2) है, एनी इरेगुलरिटी इन द कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेटिंग बाय द पुलिस ऑफिसर, ठीक है। एनी इलीगलिटी इन द कंडक्टिंग, तो इसके अंदर दोनों ही ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। फिर पूछ रहा है अंडर सेक्शन 159 ऑफ सीआरपीसी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी इनटू द कमीशन ऑफ ऑफेंस कैन बी कंडक्टेड, कि एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की जा सकती है, तो इसका ऑप्शन बाय द मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिसडिक्शन टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस by any magistrate subordinate to the magistrate having jurisdiction, तो इसका ऑप्शन डी ठीक है कि ओनली ए एंड बी आर करेक्ट। फिर पूछा था पावर्स अंडरटेक अंडर सेक्शन 159 ऑफ सीआरपीसी कैन बी एक्सरसाइज बाय द मैजिस्ट्रेट when the police is still investigating, when the police decide not to investigate a case, यहाँ पे वो कर सकता है, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। फिर पूछ रहा है कि द पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ अ पर्सन एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस अंडर सेक्शन 160 ऑफ सीआरपीसी रिक्वायर्स। यहाँ पे पावर के बारे में पूछ रहा है अटेंडेंस की, जिसको भी एक्वेंटेड है तो 160 के अंदर, तो इसके अंदर पूछ रहा है तो कहाँ से वो भेजा जा सकता है? तो ये इसके लिए नोटिस जो है वो राइटिंग के अंदर होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। वो टेलीफोन के थ्रू नहीं हो सकता, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। फिर पूछ रहा था इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 160 ऑफ द सीआरपीसी कैन नॉट रिक्वायर द अटैचमेंट टू द प्लेस अदर देन द प्लेस ऑफ रेजिडेंस, तो इसके अंदर किसके लिए साथ ऐसा हो सकता है? तो ये वुमेन के साथ हो सकता है, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। फिर पूछ रहा था इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 160 ऑफ सीआरपीसी कैन नॉट रिक्वायर द अटेंडेंस ऑफ अ मेल एट अ प्लेस अदर देन द प्लेस ऑफ हिज रेजिडेंस हु इज, तो कितने साल से वो छोटा है? तो फिर ऐसा नहीं किया जा सकता जो कि मेल जो है 15 साल से छोटा है, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। फिर 88 के अंदर पूछ रहा है अ ट्रायल ऑन अ पुलिस रिपोर्ट इनिशिएटेड बाय ब्रीच ऑफ द मैंडेटरी प्रोविजन रिलेटिंग टू इन्वेस्टिगेशन, तो वहाँ पे क्या होगा? जहाँ पे मैंडेटरी उसके प्रोविजंस को तोड़ा गया है, तो वहाँ पे वो विशेड नहीं होगा और सेट असाइड नहीं कर सकते जब तक कि हम ये चीज़ ना कर दे कि जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है वो इलीगल है और उसके कारण जस्टिस जो है वो नहीं हो रही, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। द प्रोपोजिशंस आर, यहाँ पे बातें बोल रहा है, इनमें से मैं बतानी होगी कौन कौन सी ठीक है। डिले इन डिस्पैच ऑफ अफेयर इज नॉट अ सर्कमस्टांस विच कैन थ्रो आउट द प्रोसिक्यूशन केस इन एटर्निटी। डिले इन डिस्पैच ऑफ अफेयर इज सर्कमस्टांस विच कैन थ्रो आउट द प्रोसिक्यूशन केस इन द एटर्निटी। The extraordinary delay in sending the FIR is a circumstance which provide a legitimate basis for suspecting that FIR was recorded much later than the stated date and are affording the sufficient time to the prosecution to introduce improvement. Which of the following is correct on the aforesaid proposition? तो इनमें से कौन कौन से ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम देखें जो इसने बातें बोली थी, इसमें से हमारी जो फर्स्ट और थर्ड थी वो सही थी, लेकिन जो 2 थी वो फॉल्स थी, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। फिर पूछता है सेक्शन 159 ऑफ सीआरपीसी एम्पावर्स द मजिस्ट्रेट, की 159 जो है एम्पावर करता है मजिस्ट्रेट को किस चीज़ के लिए? टू ऑर्डर मजिस्ट्रियल इंक्वायरी इनटू अ कॉग्निजेबल ऑफेंस ओनली इन दोज केसेस इन विच द पुलिस डिसाइड नॉट टू इन्वेस्टिगेट द केस, जहाँ पे पुलिस जो है वो डिसाइड करती है कि हम इसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, तो इसका ऑप्शन बी जो है ठीक है। फिर पूछ रहा है अंडर सेक्शन 159 ऑफ सीआरपीसी द मजिस्ट्रेट हैज पावर टू, वही इसने दोबारा चीज़ पूछ ली कि मजिस्ट्रेट के पास किस चीज़ की पावर है? डायरेक्ट करने की इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को, या डिप्यूट एनी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम टू होल्ड प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका ऑप्शन सी ठीक है, दोनों में से कोई भी चीज़ कर सकता है वो। फिर सेक्शन 160 ऑफ सीआरपीसी ऑथराइज द पुलिस ऑफिसर टू, 160 जो है वो किस चीज़ के लिए ऑथराइज करता है पुलिस ऑफिसर को? कि वो किसी पर्सन को सम्मन कर सके एज अ विटनेस, तो इसका ऑप्शन ठीक है। फिर अ पर्सन कैन बी सम्मन्ड एज अ विटनेस अंडर सेक्शन 160 ऑफ सीआरपीसी बाय, की पर्सन को करा जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है? जो सम्मन भेजे जा रहे हैं, तो ये आईओ के द्वारा किए जा सकते हैं, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है।
फिर अ पर्सन हु फेल टू अटेंड, जो फेल हो जाता है 160 के अंदर, इसको बोला जाता है अपीयर होने के लिए, तो कौन से सेक्शन के अंदर उसके ऊपर केस चलाया जा सकता है, तो उसके ऊपर सेक्शन 174 ऑफ आईपीसी के हिसाब से केस चलाया जा सकता है। फिर लेइंग ऑफ ट्रैप इज अ पार्ट ऑफ, जो ये जो लेइंग ऑफ ट्रैप किया जाता है किसका पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन का, इंक्वायरी का, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का, या फिर ट्रायल का, तो ये किसका पार्ट होता है, इन्वेस्टिगेशन का। फिर पूछ रहा है सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी कवर्स द केसेस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव बाय द पुलिस, ठीक है, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आफ्टर कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, या फिर दोनों ही इसके ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें तो आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज द राइट ऑप्शन, बी जो है इसका ठीक है। फिर हु अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट अ पुलिस ऑफिसर, इनमें से कौन जो है वो पुलिस ऑफिसर नहीं है, तो एनफोर्समेंट ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग द केस अंडर फेरा, तो ये नहीं होता। ऑफिसर इन्वेस्टिगेटेड बाय द विद पावर्स अंडर एनडीपीएस एक्ट, ये भी नहीं होता। ऑफिसर ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ये भी नहीं होता, तो इसके ऑप्शन डी ठीक है। इनमें से कोई भी जो है पुलिस ऑफिसर नहीं है। एन unjustified and unexplained long delay on the part of the investigating officer in recording the statement of material witness would render the evidence of such witness, तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, उस विटनेस को हम क्या मान लेंगे, जहाँ पे जो उसकी स्टेटमेंट है वो उसके अंदर क्या किया गया है, अनएक्सप्लेन एंड अनजस्टिफाइड डिले किया गया, तो वो क्या बन जाएगी, अनरिलायबल बन जाएगी, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। फिर पूछा है स्टेटमेंट मेड अंडर सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्रॉस केसेस की जो 161 के अंदर स्टेटमेंट दी जाती है उसके बारे में पूछ रहा है, ये एडमिसिबल नहीं होती मेन केस के अंदर, सेक्शन 25 ऑफ सीआरपीसी एविडेंस एक्ट के हिसाब से, तो सी ऑप्शन जो है इसका ठीक है। फिर पूछ रहा है अ रिफ्यूजल टू आंसर अ क्वेश्चन पुट टू विटनेस अंडर सेक्शन 1 से, अब वो मना कर देता है जो उससे पूछे जाते हैं, तो ये कौन से सेक्शन के अंदर ऑफेंसिबल है, ये उसका राइट है कि वो मना कर सकता है, तो किसी भी सेक्शन के अंदर ये ऑफेंसिबल नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी ठीक है, नाइदर ए नॉर बी नॉर सी। फिर पूछ रहा है 101 के अंदर कंप्लेंट टू द पुलिस और स्टेटमेंट मेड टू द पुलिस ऑफिसर दैट फॉल विद इन द एक्सेप्शन 8 ऑफ सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी कैन क्लेम, तो वो कौन सी क्या चीज़ को क्लेम कर सकता है, कौन से प्रिविलेज को क्लेम कर सकता है, उसके बारे में पूछ रहा है, तो वो क्वालिफाइड प्रिविलेजेस को क्लेम कर सकता है, इसका ऑप्शन बी जो है वो ठीक है। फिर आते हैं हम 102 के ऊपर, इसके अंदर पूछता है अंडर सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी द इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर हैज द पावर टू एग्जामिन ऑरली एनी पर्सन एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, द एक्सप्रेशन एनी पर्सन एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, तो यहाँ पे एनी पर्सन जो है इसके बारे में पूछ रहा है कि उसका मतलब क्या है, तो इंक्लूड्स एक्यूज, तो यहाँ पे एनी पर्सन मतलब एक्यूज भी इंक्लूडेड है, उसको भी बुलाया जा सकता है ये पूछने के लिए, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के बारे में पूछने के लिए। फिर अगला पूछता है द इन्वेस्टिगेटिंग जो आई ऑफिसर है इन्वेस्टिगेशन के द्वारा वो विटनेस की स्टेटमेंट ले सकता है कौन से सेक्शन के अंडर, तो वो सेक्शन 160 के अंदर ले सकता है। द मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड द कन्फेशन ऑफ एन एक्यूज और स्टेटमेंट ऑफ विटनेस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेटिंग अंडर सेक्शन, जो कन्फेशन होता है या स्टेटमेंट होता है विटनेस का या एक्यूज का, वो कौन से सेक्शन के अंदर जो है रिकॉर्ड कर सकता है, वो सेक्शन 164 के अंदर कर सकता है, कौन, मजिस्ट्रेट। फिर अगला पूछता है अ जॉइंट स्टेटमेंट ऑफ सेवरल विटनेसेस रिकॉर्डेड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जो जॉइंट स्टेटमेंट है जो बहुत सारे विटनेसेस की रिकॉर्ड की गई है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, उसके बारे में पूछ रहा है, वो क्या होंगी, विल नीदर रेंडर दीज पर्सन एज इनकम्पिटेंट विटनेसेस नॉट देयर एविडेंस इनएडमिसिबल, ना ही वो इनकम्पिटेंट बनेगी ना ही उनके एविडेंस इनएडमिसिबल होंगे, वो एडमिसिबल भी होंगे और कम्पिटेंट भी होंगे, तो ऑप्शन सी ठीक है। फिर अ स्टेटमेंट ऑफ अ विटनेस रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी इन राइटिंग ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन एंड इज साइन बाय द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट इज हिट बाय, तो ये कौन से सेक्शन से हिट होगी उसके बारे में पूछ रहा है, कौन से सेक्शन इसके अंदर लगेगा, इसके अंदर सेक्शन 162 का सब सेक्शन 1 लगेगा। फिर पूछता है कि एफआईआर इज नॉट सब्सटेंटिव एविडेंस इट कैन बी यूज ड्यूरिंग ट्रायल, कि वो सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है, उसको हम ट्रायल के दौरान यूज़ कर सकते हैं, किस चीज़ के लिए, हम उसको कोरोबरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। फिर पूछता है कि एफआईआर कैन बी गिवन बाय द एक्यूज ऑल्सो, कि एफआईआर जो है एक्यूज के द्वारा भी दी जा सकती है, अगर एफआईआर जो है वो एक्यूज के द्वारा दी जा सकती है दी जाती है तो फिर वो किस तरीके से यूज़ होगी, वो एज एन एडमिशन यूज़ होगी, जैसे कि वो नॉन कन्फेशनल है, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। फिर
109 के अंदर पूछता है स्टेटमेंट रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी कैन बी यूज ड्यूरिंग ट्रायल की जो 161 की स्टेटमेंट है उसको ट्रायल के दौरान यूज किया जा सकता है किस पर्पस के लिए? फॉर कॉन्ट्राडिक्टिंग द विटनेस, विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज किया जा सकता है। फिर उसके बाद पूछता है कि इफ अ पर्सन हु स्टेटमेंट इज रिकॉर्डेड बाय द पुलिस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड एज अ डिफेंस विटनेस हिज प्रीवियस स्टेटमेंट बिफोर द पुलिस, तो जो उसकी पुरानी स्टेटमेंट होगी पुलिस के सामने उसके बारे में पूछ रहा है कैन नॉट बी यूज फॉर एनी पर्पज, तो किसी भी पर्पज के लिए यूज नहीं की जाएगी। फिर सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी प्रोवाइडर, जो सेक्शन 162 है वो क्या प्रोवाइड करता है? वो हमें ये बोलता है कि कोई भी स्टेटमेंट जो है पुलिस ऑफिसर के द्वारा जो रिकॉर्ड की जाएगी इन्वेस्टिगेशन के द्वारा और जिसको राइटिंग के अंदर लिखा जाएगा, तो जो पर्सन उसको दे रहा है वो उसको साइन करना होगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है, इसके अंदर ये बात लिखी है नो स्टेटमेंट। फिर पूछ रहा है द प्रोहिबिशन कंटेन अंडर सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी, जो प्रोहिबिशन है 162 के अंदर जो अभी हमने पढ़ा वो किस चीज़ के रिगार्डिंग है? तो क्या है, शेल नॉट अप्लाई वेयर द स्टेटमेंट मेड टू द पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इज मेड एडमिसिबल अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ द कोर्ट, कि अगर वो एडमिसिबल है किसी और प्रोविजन के अंदर तो फिर उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। फिर पूछ रहा है द बार क्रिएटेड बाय सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी डज नॉट अप्लाई टू, ये जो 162 का बार है जो अप्लाई हो रखा है ये अप्लाई नहीं होगा किस चीज़ के ऊपर? सिविल प्रोसीडिंग के ऊपर नहीं होगा, आर्टिकल 34 की प्रोसीडिंग के ऊपर नहीं होगा, 226 के ऊपर नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन डी ठीक है। फिर द वर्ड स्टेटमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन, स्टेटमेंट वर्ड का मतलब क्या है? नरेशन, साइन एंड गेस्चर, बोथ ए एंड बी, ओनली ए एंड नॉट बी। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं, इसके अंदर नरेशन भी आ जाती है और ये भी आ जाता है। इसका ऑप्शन सी ठीक है। फिर पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेटमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी, कौन सी इसमें से स्टेटमेंट नहीं है 162 के हिसाब से? स्पीच जो रिकॉर्ड की गई वो नहीं होगी, सिग्नेचर, हैंड राइटिंग और थंब इंप्रेशन टेकन फॉर पर्पस ऑफ कंपैरिजन ये भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन डी ठीक, सी ठीक होगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर कवर्ड अंडर सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी, कौन सी स्टेटमेंट इसके अंदर से जो है कवर हो जाती है सीआरपीसी के अंदर? तो यहाँ पे स्टेटमेंट मेड बाय मजिस्ट्रेट इन द प्रेजेंस, नहीं ये नहीं होगी मजिस्ट्रेट वाली। स्टेटमेंट मेड बाय थर्ड पर्सन इन द प्रेजेंस ऑफ, नहीं। स्टेटमेंट मेड टू अ पर्सन असिस्टेंट, तो इसका ऑप्शन डी ठीक होगा, नीदर ए नॉर बी नॉर सी। सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी अप्लाई टू स्टेटमेंट मेड बाय पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बाय, किसके द्वारा वो जो है दी जाती है, जिसको यूज़ किया जा सकता है पुलिस ऑफिसर के द्वारा वो जो स्टेटमेंट होती है? तो वो विटनेस की भी हो सकती है, एक्यूज पर्सन की भी हो सकती है, एक्यूज की भी हो सकती है जो अप्रूवर बन जाता है सेक्शन 306(7) के अंदर सीआरपीसी के। तो इसका ऑप्शन डी ठीक है। फिर सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी प्रोहिबिट्स अ स्टेटमेंट फ्रॉम बीइंग यूज्ड इन एविडेंस मेड इन द कोर्स ऑफ, तो ये प्रोहिबिट करता है कि जो किस चीज़ के अंदर यूज हो रही है वो जो स्टेटमेंट है वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो ठीक है 118 का। फिर पूछ रहा है सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी अप्लाइज टू स्टेटमेंट मेड टू पुलिस ऑफिसर, तो 162 जो है वो अप्लाई होता है किसके ऊपर? इन कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंदर इन्वेस्टिगेशन स्टेटमेंट ली जाती है। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। द क्वेश्चन वेदर अ स्टेटमेंट रिकॉर्डेड इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज, कि अब ये जो क्वेश्चन है उसके बारे में पूछ रहा है कि वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान हुई है या नहीं हुई है। ये जो क्वेश्चन है क्या है? क्वेश्चन ऑफ लॉ है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट है, तो ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, इसका ऑप्शन बी ठीक है। फिर पूछता है द प्रीवियस स्टेटमेंट ऑफ विटनेस विच कैन बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी द विटनेस इज प्रोवाइडेड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 162 सबसेक्शन 1 ऑफ सीआरपीसी मे बी द वन, कौन सा होगा जो राइटिंग के अंदर आ गया, जो राइटिंग में नहीं हुआ, या ओरल हुआ, या फिर ए बी और सी तीनों में से कोई भी ठीक है। तो यहाँ पे जो राइटिंग के अंदर आ गया तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। फिर where a witness is called by a court as a court witness, a previous statement made by him to police can, जहाँ पे उसको कोर्ट विटनेस के तौर पर बुलाया जाता है तो उसकी जो प्रीवियस स्टेटमेंट होती है पुलिस के सामने वो क्या हो जाती है? वो यूज़ नहीं होती। तो इसका ऑप्शन डी ठीक है कि वो यूज़ नहीं होगी प्रोसिक्यूशन के द्वारा या फिर एक्यूज के द्वारा किसी भी पर्पज़ के लिए। अब ये री एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं कि जब री एग्जामिन किया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, जो प्रीवियस स्टेटमेंट होती है पुलिस के सामने तो उसको यूज़ किया जा सकता है एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी मैटर क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए। इसका ऑप्शन
सी ठीक है। Which of the following is not outside the provision of section 162 subsection 1 of CRPC? कौन सा इसमें से नहीं है बाहर? तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड की जाती है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के द्वारा, पुलिस ऑफिसर के द्वारा, वो बाहर नहीं होती, तो उसका ऑप्शन सी ठीक है। फिर पूछता है कि द नॉन कंप्लाइंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 160 ऑफ CRPC, अगर नॉन कंप्लाइंस होती है 164 के प्रोविजंस की, तो उसको उसके अंदर क्या किया जाएगा? उसको रिड्यूस कर लिया जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा स्टेटमेंट के तौर पर, जो कि नलिटी हो जाएगा। मतलब कि रिड्यूस द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय द मजिस्ट्रेट टू अ नलिटी, कि अगर नॉन कंप्लाइंस होगी तो जो मजिस्ट्रेट के द्वारा मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है वो क्या हो जाएगी? नलिटी हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। फिर पूछ रहा है द कन्फेशन ऑफ एन अक्यूज और द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस अंडर सेक्शन 164 ऑफ CRPC कैन बी रिकॉर्डेड ड्यूरिंग, इसको रिकॉर्ड किया जा सकता है किस दौरान रिकॉर्ड किया जा सकता है? इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिकॉर्ड किया जा सकता है। फिर पूछ रहा है द कन्फेशन ऑफ एन अक्यूज और द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस अंडर सेक्शन 164 ऑफ CRPC मे बी रिकॉर्डेड, तो ये रिकॉर्ड की जा सकती है। तो इसके बारे में पूछ रहा है, ये इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है या फिर उसके बाद कभी भी की जा सकती है, लेकिन इंक्वायरी या ट्रायल शुरू होने से पहले होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है 127 का। फिर पूछता है अ कन्फेशन अंडर सेक्शन 164 ऑफ CRPC कैन बी रिकॉर्डेड, जो कन्फेशन है 164 की, वो रिकॉर्ड की जा सकती है MM या फिर GM के सामने, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने, या पुलिस ऑफिसर के सामने जिसको मजिस्ट्रेट अथोराइज करता है, या फिर A और B दोनों ही ठीक है। तो यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ MM या फिर GM के सामने ही रिकॉर्ड हो सकती है 164 की स्टेटमेंट। फिर पूछता है मेंटेनेंस ऑफ अ केस डायरी बाय एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ये जो केस डायरी मेंटेन करनी होती है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, ये क्या है? ये डायरेक्टरी या मैंडेटरी या डिस्क्रिशनरी है? तो ये मैंडेटरी है, उनको मेंटेन करनी पड़ती है। ये मेंटेनेंस ऑफ केस डायरी बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज मैंडेटरी, कौन से सेक्शन के अंदर ये मैंडेटरी है कि उनको केस डायरी जो है मेंटेन करनी होगी? तो ये सेक्शन 172 के अंदर है, तो उसका ऑप्शन सी ठीक है। सेक्शन 167 ऑफ CRPC ऑथोराइजेज रिमांड ऑफ एन एक्यूज इन, तो 167 के अंदर किस जगह की रिमांड होती है? PC की होती है, JC की होती है, या फिर A या B किसी की भी होती है, या फिर दोनों में से किसी की भी नहीं होती है? तो यहाँ पे दोनों में से किसी की भी होती है, PC भी ले सकते हो और आप JC भी ले सकते हो। सेक्शन 167 अप्लीकेबल ड्यूरिंग, तो ये जो सेक्शन 167 है ये किस दौरान एप्लीकेबल होता है? ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान एप्लीकेबल होता है, क्योंकि ये पुलिस वाली प्रोसीडिंग चल रही है सारी, तो ये सारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान होगा। फिर 133 के अंदर पूछ रहा है इज कम्पिटेंट टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट और कन्फेशन अंडर सेक्शन 1, तो यहाँ पे कौन कम्पिटेंट होगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है। तो इसके अंदर अगर हम ऑप्शन देखें तो पुलिस ऑफिसर नहीं होगा। फिर हम देखें तो पुलिस ऑफिसर के बारे में बात कर रहा है, EM भी नहीं होगा, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन डी ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं होगा। फिर पूछते हैं अंडर सेक्शन 164 ऑफ CRPC स्टेटमेंट अदर देन कन्फेशन की, जो स्टेटमेंट कन्फेशन के अलावा है 164 के अंदर, उसके बारे में पूछ रहा है, वो क्या होगी? कैन बी रिकॉर्डेड बाय मजिस्ट्रेट अनलेस द पर्सन हु इंटेंड टू मेक सच स्टेटमेंट इज प्रोड्यूस्ड और स्पॉन्सर्ड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ये ऑप्शन सी ठीक है इसका। फिर ऑब्टेनिंग सिग्नेचर ऑफ द कन्फेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग द कन्फेशन सेक्शन 164 CRPC, कि उस व्यक्ति के सिग्नेचर लेना जो कि 164 की स्टेटमेंट दे रहा है, उसके अंदर कन्फेशन कर रहा है, वो क्या है? मैंडेटरी, डायरेक्टरी, डिस्क्रिशनरी या ऑप्शनल? तो यहाँ पे हम देखें तो वो क्या है? मैंडेटरी है, वो साइन लेने ज़रूरी हैं। फिर फेलियर टू गेट सिग्नेचर ऑफ द पर्सन मेकिंग कन्फेशन इज, अगर इस तरीके का कोई फेलियर हो जाता है तो उस केस में क्या होगा? वो इतना मटेरियल नहीं होता, अगर ऐसी इस तरीके की चीज़ हो जाए तो यहाँ पे उसका ऑप्शन ए ठीक होगा। फिर पूछा सेक्शन 164 ऑफ CRPC प्रोवाइड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ, जो 164 है वो किसकी रिकॉर्डिंग के बारे में बात कर रहे थे? तो ये बातों को बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये कन्फेशन के बारे में बात कर रहा है, जो एक कन्फेशन होता है कि उसके द्वारा मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में, उसके बारे में बात कर रहा है, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। फिर पूछता है कि सेक्शन 164 ऑफ CRPC प्रोवाइड अ स्पेशल प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ, की एक स्पेशल प्रोसीजर देता है, किस चीज़ को रिकॉर्ड करने का देता है? कन्फेशन को रिकॉर्ड करने का देता है, साथ ही साथ ये स्टेटमेंट को रिकॉर्ड भी करने का देता है, जो कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान की जाती है मजिस्ट्रेट के सामने। फिर नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्डेड, जो अगर कोई नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है यहाँ पे, तो वो क्या होगी? सब्सटेंटिव एविडेंस होगी, वो सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं होगी, जिसका मतलब इसका ऑप्शन बी ठीक है। फिर अ कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्डेड इन अकॉर्डेंस विद द स्पेशल प्रोसीजर अंडर सेक्शन 164 ऑफ CRPC, अगर इस तरीके की कन्फेशनल स्टेटमेंट होती है 164 CRPC के अंदर, उसके बारे में पूछ रहा है, तो क्या होगी? क्या उसको हम एज अ सब्सटेंटिव एविडेंस यूज़ कर सकते हैं? नॉन कन्फेशनल को नहीं कर सकते, कन्फेशनल को हम कर सकते हैं, उसको फॉर्मली प्रूव करने की जरूरत भी नहीं होगी।
कन्फेशन स्टेटमेंट सेक्शन 160 ऑफ सीआरपीसी कैन बी रिकॉर्डेड। जो कन्फेशन स्टेटमेंट है 164 के अंदर वो रिकॉर्ड की जा सकती है इन्वेस्टिगेशन के दौरान या फिर उसके बाद भी कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इंक्वायरी या ट्रायल अभी स्टार्ट नहीं होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ विटनेस रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन, जो स्टेटमेंट ऑफ विटनेस की जाती है 164 के अंदर, उसके बारे में पूछ रहा है वो क्या होगी, सब्सटेंसिव होगी, कोरोबरेटिव होगी, या वो क्या होगी। तो अगर हम देखें तो वो क्या होती है, कोरोबरेटिव होती है, उसको हम कोरोबरेट करते हैं जो बाद में वो अपनी विटनेस देता है, तो उसका ऑप्शन बी ठीक है। हम उससे मैच करते हैं उसको कि हाँ देखिए बात इसने पहले भी यही बोलती है, अब भी यही बोल रहा था, एकदम सही है। अब अगर एक मजिस्ट्रेट एडमिनिस्टर करता है ओथ करता है बिफोर रिकॉर्डिंग अ कन्फेशन, कन्फेशन को रिकॉर्ड करने से पहले, द कन्फेशनल स्टेटमेंट इज, तो इस तरह की अगर ओथ ली जाती है उससे पहले, तो यहाँ पे कन्फेशनल स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गुड एंड लॉ एंड एडमिसिबल इन एविडेंस, गुड लॉ बट एडमिसिबल इन एविडेंस ओनली ऑन कॉरोबोरेशन, बैड लॉ एंड इनएबिलिटी इन एविडेंस, तो सी इसका ऑप्शन ठीक होगा। फिर पूछ रहा वेयर एन एक्यूज रिमाइंड इन पुलिस कस्टडी फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 15 डेज ही कैन बी फर्दर रिमांडेड टू पुलिस कस्टडी बाय, तो अब वो किसके द्वारा पुलिस कस्टडी के अंदर दोबारा भेजा जा सकता है, जब उसको एक बार ही 15 दिन के लिए पुलिस कस्टडी के अंदर भेज दिया गया, तो ना ही मजिस्ट्रेट के द्वारा, ना ही सेशन कोर्ट के द्वारा, और ना ही हाई कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है इन हैंड पावर करने के लिए, तो नीदर ए, बी और सी इसका ठीक है। फिर आते हैं हम 145 के ऊपर। इसके अंदर पूछता है अंडर 167 द लॉन्गेस्ट पीरियड कितना होता है उसको भेजने का, वो होता है 15 दिन का, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। फिर जहाँ पे एक्यूज को 167 सबसेक्शन 2 के अंदर बेल ग्रांट हो जाती है, मतलब वो 90 और 60 दिन वाली बात पूरी नहीं हो रही होती, तो उसके बारे में पूछ रहा होता है, उसके बारे में पूछ रहा है कि क्या है उसके अंदर, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका ऑप्शन ए ठीक है कि वो कैंसिल नहीं हो सकती किसी स्पेशल रीजन के कारण। एंट्रीज इन द केस डायरी, जो केस डायरी के अंदर जो 172 के हिसाब से मेंटेन होती है सीआरपीसी के, उसके अंदर जो एंट्रीज होती है उसको हम किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो उसको हम अपने पॉइंट्स को ऐड करने के लिए, मतलब ऐड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं कुछ पॉइंट्स, उसको हम एज एविडेंस या कॉन्ट्रडिक्शन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अंडर सेक्शन 172 के बारे में पूछ रहा है, जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन करने के अगेंस्ट बार है केस डायरी को, वो किस चीज़ के लिए है, मतलब किस दौरान हम उसको ऐसा नहीं कर सकते, तो वो इंक्वायरी या ट्रायल के दौरान नहीं हो सकता, वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान हो सकता है। फिर ये लास्ट है, इसके अंदर पूछ रहा है वेयर द पुलिस सबमिट फाइनल रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी टू अ मजिस्ट्रेट, द मजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड बाय द कंक्लूजन, तो मजिस्ट्रेट वहाँ पे बाउंड नहीं होता कि जो भी उसने बात बोली है उससे बाउंड हो, वो अपने हिसाब से काम कर सकता है, वो डायरेक्शन दे सकता है कि वो उसके अंदर इशू प्रोसेस इशू कर दे। तो यहाँ पे हमने 150 एमसीक्यूज देखे, मतलब 149 एमसीक्यूज देखे सीआरपीसी के। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एविडेंस एक्ट को देखेंगे कि एविडेंस एक्ट के अंदर कितने एमसीक्यूज हैं और उनको हम एक एक करके करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही।